माँ अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए किस हद तक चली जाती है, वो क्या कुछ नहीं कर बैठती। एक माँ की मेहनत और उसकी कोशिशों का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लिटरेचर रूम बाय सोनू। आई एम योर मेंटोर सोनू राठौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 1 सेंटीमीटर रिटन बाय बीशू मिन। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे, जहां पर हम हमारे चैप्टर की मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट जो कि एक सिंगल मदर है बीशू मिन, उसकी उन कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जो उसने की थी अपनी ईमानदारी को अपने बेटे के सामने साबित करने के लिए। उसका बेटा ताओयिंग जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसको गलत समझ बैठता है, वो अपनी पूरी जी जान लगा देती है अपने बेटे के सामने अपनी ईमानदारी को साबित करने की। Like most of our parts, we will read this part also in 3 points. So, the first part we are going to deal with is the temple incident, humiliation, sarcasm and the international standard ruler. इस फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो टेम्पल में टिकट की वजह से जो इंसिडेंट हुआ था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। उसकी वजह से क्या इंसल्ट, क्या ह्यूमिलिएशन ताओयिंग को एज अ मदर फेस करनी पड़ती है, लोग उसके ऊपर किस तरीके से सार्कास्टिक रिमार्क्स देते हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर का वहां पे मेंशन आता है, उसके बारे में अपन जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। Due to the ticket incident at the temple, Tao Ying is completely confused because just a few minutes earlier, while traveling on the bus, Shioye did not appear that tall at all. So, उस टेम्पल में टिकट की वजह से जो भी इंसिडेंट हुई थी, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, उसकी वजह से ताओ यिंग बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी, पजल्ड हो गई थी, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि कुछ मिनट्स पहले ही जब हम बस के अंदर ट्रैवल करते हुए आ रहे थे, तब तो ताओ यिंग की हाइट बिल्कुल 110 सेंटीमीटर के बराबर थी और मुझे वहां पे टिकट भी नहीं देनी पड़ी। लेकिन अचानक से मेरा बेटा इतना लंबा कैसे हो गया, वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी। उसका ये मानना था कि जब वो बस में ट्रैवल कर रही थी, वहां पर भी उसने अपने बेटे की हाइट को मेजर किया था, लेकिन वहां पे उसकी हाइट 110 सेंटीमीटर थी और कंडक्टर ने भी मना कर दिया था वहां पे शियोए की टिकट खरीदने के लिए। लेकिन उसको अपने बेटे की जिद की वजह से वहां टिकट खरीदनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यही था कि उसका बेटा 110 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ मिनट्स की दूरी पर ही जहां पर ये टेम्पल सिचुएटेड है, यहाँ पर आने के बाद एकदम से उसके बेटे की हाइट कैसे बढ़ गई, वो इस बात को सोच के काफी कंफ्यूज हो रही थी, काफी पजल्ड हो रही थी। She politely tries to explain this, but the youth at the gate behaves rudely and sarcastically. वो ये पूरा मामला या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत ही पोलाइट मैनर में, बहुत ही शांत तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती है उस जवान गार्ड के सामने जो कि मंदिर के दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ था और ताओ यिंग से उसके बेटे शियोए के लिए टिकट मांग रहा था। लेकिन वो लड़का कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऑन दी ऑपोजिट वो ताओ यिंग के साथ काफी रूडली और काफी सार्कास्टिकली, मतलब काफी टोंट मारते हुए, काफी ताने मारते हुए ताओ यिंग के साथ बिहेव कर रहा था वो। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग ही एक्यूजेस हर ऑफ ट्राइंग टू चीट द टेम्पल। मंदिर के दरवाजे पर खड़ा वो जवान गार्ड ताओ यिंग की बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। इसके विपरीत वो ताओ यिंग को अक्यूज कर रहा था, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि ताओ यिंग जो है वो मंदिर की अथॉरिटी को चीट करने की कोशिश कर रही थी, धोखा देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो बिना टिकट के एंट्री लेना चाहती थी। तो यहाँ पे वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली चीट करना चाहती है टेम्पल की अथॉरिटी को। वो इस तरीके के एलिगेशंस लगाता है ताओ यिंग पर। Then to make Tao Ying feel ignorant and small in front of the crowd, he started talking about the international standard ruler in Paris made of pure platinum, asking her even if she knows about it. जब ताओ यिंग उस जवान लड़के की बात पर अग्री नहीं करती, तो वो गार्ड ताओ यिंग को ह्यूमिलेटेड फील करवाता है, इंसल्टेड फील करवाता है। इसलिए वो पूरी भीड़ के सामने उसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूलर के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। उसका ये कहना था कि हमारी दीवार पे ये जो मेजरमेंट बना हुआ है हाइट्स को मेजर करने के लिए, जिसके पास खड़ा करके अभी अभी हमने आपके बेटे की हाइट को मेजर किया है, ये मेजरमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर जिसको पेरिस में बनाया गया है और प्लेटिनम से बनी हुई है, उसी के मेजरमेंट के बराबर इसका मेजरमेंट है। और ऐसा कह के वो ताओ यिंग से पूछता है कि क्या तुमने कभी इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर के बारे में सुना है? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ दैट? क्या तुमने इस तरह की रूलर के बारे में कभी सुना भी है? तुमको कोई आइडिया भी है कि ऐसी भी कोई रूलर एग्जिस्ट करती है जिसका मेजरमेंट लेकर के या जिसका पैमाना लेकर के हमने यहाँ पर हमारे यहाँ मेजर करने के लिए इस स्केल या रूलर को बनाया है? तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर का मेंशन करने का ये एक ही मीनिंग है कि वो ये कहना चाहता है कि हमारे ये जो रूलर है या फिर हमारा ये जो मेजरमेंट का स्केल है, इसकी एक्यूरेसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि ये पैमाना हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर से लिया है जो कि पेरिस में बना हुआ है और ये काफी ऑथेंटिकेटेड रूलर है जो प्योर प्लेटिनम से बना हुआ है। तो इसके मेजरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई भी इनएक्यूरेसी नहीं हो सकती।
इसीलिए यहाँ पर टेम्पल या टेम्पल अथॉरिटी की कोई भी मिस्टेक नहीं है। इसकी हाइट एक्चुअली 110 सेंटीमीटर से ज्यादा है, इसीलिए आपको यहाँ पे टिकट के पैसे पे करने पड़ेंगे। क्योंकि इस जवान गार्ड की बातों के साथ ताओयिंग बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, तो वो जवान गार्ड पूरी भीड़ के सामने ताओयिंग को ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड फील करवाने की कोशिश करता है। ताओयिंग स्टैंड्स देयर साइलेंटली अनेबल टू आंसर। तो जब वो यंग गार्ड ताओयिंग से पूछता है कि क्या आपने कभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर के बारे में सुना है, जिसके मेजरमेंट से या जिसके पैमाने का अनुपात लेके हमने यहाँ पे इस स्केल को या मेजरिंग स्केल को बनाया है, तो वो यहाँ पर कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाती। वो चुपचाप खड़ी रहती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी इस तरह के रूलर के बारे में नहीं सुना था जो पेरिस के अंदर सिचुएटेड है और जिसको स्टैंडर्ड रूलर माना जाता है। ताओयिंग को जनरली मेजरमेंट के बारे में पता था कि किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए इतना मीटर कपड़ा चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से वो अपने बेटे की हाइट को नापा करती थी या मेजर किया करती थी। तो यहाँ पर उसने कभी भी उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर के बारे में नहीं सुना, तो वो बिल्कुल भी उस यंग गार्ड की बातों का जवाब नहीं दे पाती और वो चुपचाप वहां पर खड़ी रहती है, फीलिंग अशेम्ड। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। एट दैट मोमेंट शी बिटरली वंडर्स अबाउट द पावर ऑफ बुद्धा दैट कुड मेक हर सन ग्रो several centimeters within minutes of entering the temple grounds। इसी मोमेंट पे ताओयिंग के मन में एक नया कंफ्यूजन चल रहा है। वो वंडर करती है, वो काफी सरप्राइज हो जाती है इस बात को सोचकर कि जिस टेंपल में हम आए हैं ये महात्मा बुद्ध का टेंपल है और बुद्ध के अंदर कितनी ज्यादा पावर है, ये स्टैचू कितना ज्यादा पावरफुल है कि हमने अभी बस यहाँ के ग्राउंड में इस टेंपल के कैंपस के अंदर पैर रखा ही है और यहाँ पे बुद्धा ने चमत्कार कर दिया और अचानक से मेरे बेटे को इतने सेंटीमीटर बड़ा कर दिया, उसकी हाइट को इतने सेंटीमीटर बढ़ा दिया। तो यहाँ पे ये काफी वंडर फील करती है, सरप्राइज फील करती है इस फैक्ट को लेकर। वो ऐसा सोचती है कि मेरे बेटे की हाइट ऑफ कोर्स इतनी बड़ी तो नहीं थी, वो 110 सेंटीमीटर से कम था, लेकिन ऑफ कोर्स अगर टेंपल के अंदर एंटर होते ही इसकी हाइट बढ़ गई है तो ये महात्मा बुद्ध का ही चमत्कार है, क्योंकि बस में उसकी हाइट 110 सेंटीमीटर से कम थी, क्योंकि हमने वहां पर टिकट भी नहीं खरीदी थी उसके लिए। Soon the people around them began laughing and mocking her। अब वो वंडर कर ही रही है इस बात के, अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश कर रही है। इतनी देर में ताओयिंग और वहां पर वो जवान गार्ड जो खड़ा था, इन दोनों के बीच में होने वाले इस आर्ग्यूमेंट से अट्रैक्ट होके काफी सारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो चुकी थी पहले ही, और वो लोग हंसने लग जाते हैं और ताओयिंग का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। द क्राउड टर्न्स क्रूअल एंड शी बिगिंस फीलिंग ह्यूमिलिएटेड। वहां पे क्राउड काफी ज्यादा क्रूअल हो जाती है, वो क्रिटिसाइज करने लगती है ताओयिंग के बिहेवियर के लिए, उसकी चीटिंग के लिए, डिसऑनेस्टी के लिए, और वो लोग उसको काफी डेरोगेटरी रिमार्क्स भी वहां पर देते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से ताओयिंग काफी ह्यूमिलिएटेड फील करती है, उस पूरी क्राउड के सामने काफी इंसल्टेड महसूस करती है। हर फेस बिकम्स एज व्हाइट एज हर टिकट्स, शोइंग हर फियर, शेम एंड हेल्पलेसनेस। उस मोमेंट पे ताओयिंग को काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो वहां पर अकेली खड़ी थी, उसके सपोर्ट में वहां पर कोई था नहीं। काफी ज्यादा शर्मिंदगी उसको महसूस हो रही थी और एट द सेम मोमेंट वो काफी हेल्पलेस भी महसूस कर रही थी, असहाय भी महसूस कर रही थी। तो यहाँ पे इन चीजों की वजह से उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था और उसका चेहरा बिल्कुल उसकी टिकट की तरह ही सफेद हो गया था। शियो ये इज इनोसेंट एंड अनअवेयर ऑफ द रियल सिचुएशन। अब शियो ये भी अपनी मम्मी से कुछ कदम दूर खड़ा है, वो बिल्कुल इनोसेंटली ये सारा सीन देख रहा है, लेकिन उसको अभी समझ नहीं है, वो सारी चीजों से अनअवेयर है, अनजान है, उसको नहीं पता चल रहा, नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है और उसकी मदर को किस चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है। तो वो यहाँ पर रियल सिचुएशन से बिल्कुल अनजान है। He softly asks his mother, "Mama, what's happening?" Taoying could barely speak while trying to protect her child from embarrassment। तो यहाँ पे उसका बेटा शियो ये काफी सॉफ्टली, काफी प्यारी मीठी आवाज में अपनी मम्मी को पूछता है कि मम्मी क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो आप आओ मेरे साथ, जल्दी अपन मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। क्योंकि ये बच्चा काफी इनोसेंट है, यहाँ पे रियल सिचुएशन से ये बिल्कुल अनजान है, इसको नहीं पता कि यहाँ पे किस बात को लेके आर्ग्यूमेंट चल रहा है। एट द सेम टाइम उसको अपनी मम्मी के मन में चलने वाले कंफ्यूजन, पजलमेंट और एम्बेरसमेंट के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तो वो यहाँ पर अपनी मदर को पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, आप जल्दी आओ, अपन टिकट देके जल्दी मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ताओयिंग जो है वो बड़ी मुश्किल से ही कुछ बोल पाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो गला है वो चोक हो जाता है शर्म की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट करना चाहती थी एम्बेरसमेंट से, शर्मिंदा होने से, लेकिन वो शर्मिंदगी की वजह से खुद कुछ बोल नहीं पा रही है, अपने बेटे को कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाती। द ऑफिशियल कंटिन्यूज इंसल्टिंग हर एंड सार्कास्टिकली सेज, "Why don't you forget you have a son as well?" तो यहाँ पे वो जो ऑफिशियल था, वो जो यंग गार्ड था, जो टेंपल के एंट्री गेट पे खड़ा हुआ था टिकट चेक करने के लिए, वो कंटिन्यूसली इंसल्ट करता रहता है ताओयिंग को और एक सार्कास्टिक रिमार्क देता है, काफी डेरोगेटरी, और एक ताना मारते हुए कहता है कि तुम ये भूल क्यों नहीं जाती हो कि तुम्हारे कोई बेटा भी है,
मतलब तुम लोग अपने बच्चों को साथ में लेके आ जाते हो लेकिन तुम उनके लिए टिकट नहीं खरीदते, तो तुम लोग भूल ही जाओ ना कि तुम्हारे कोई बच्चा भी है, तुम्हारे कोई औलाद भी है। तो यहाँ पे ये रिमार्क काफी ज्यादा हर्ट कर देता है ताओयिंग को। These harsh words hurt Taoying badly. Even though anger rises inside her, she decides not to create a scene in front of her son. यहाँ पे उसके जो सेंटेंस था, उसका ये जो रिमार्क था, ये काफी ज्यादा हर्ट कर देता है ताओयिंग को, दिल तक काफी ज्यादा ठेस पहुंचाता है। हालांकि उसके अंदर जो है गुस्सा फटने वाला था, काफी ज्यादा उसका गुस्सा उबल रहा था, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ पे अपना गुस्सा शो नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने बेटे शियोये के सामने कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। For Shiyoye's sake, she swallowed her pride, hides her pain, and quietly walks away from the temple. सिर्फ और सिर्फ शियोये के लिए, मतलब अपने बेटे के सामने कोई बुरा एग्जाम्पल पेश ना हो, वो अपनी मदर की किसी भी गलत हैबिट को या गलत क्वालिटी को ना देख पाए, इसी वजह से वो अपने प्राइड को छुपा लेती है, मतलब अपने ईगो को निकल जाती है, अपने ईगो को स्वेलो कर लेती है, अपने दर्द को, अपनी शर्मिंदगी को छुपा लेती है और शांति से उस मंदिर से बाहर निकल जाती है, चुपचाप अपने बेटे को लेकर। मतलब अब उस टेंपल के एंट्री गेट पे इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया था, सारी क्राउड वहां पे इकट्ठा हो गई थी, तो ताओयिंग का ऑफ कोर्स मन नहीं था टेंपल के अंदर जाके एंजॉय करने का, और ना ही वो वहां पे कोई सीन क्रिएट करना चाहती थी, कोई आर्ग्यूमेंट को बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि उसका बेटा वहां पर मौजूद था और वो ये सारे सीन को देख रहा था। तो वो चुपचाप वहां से अपने बेटे को लेकर उस टेंपल से बाहर निकल जाती है। बट इनसाइड हर हार्ट द ह्यूमिलिएशन कंटिन्यूज बर्निंग। लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर ही अंदर वो जो इंसल्ट थी, वो जो ह्यूमिलिएशन उसने अभी अभी इतनी पब्लिक के सामने फेस किया था उस यंग गार्ड की वजह से, वो उबल रहा था, मतलब अभी भी उसको काफी तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी अपने उस गुस्से को दबा के वो उस मंदिर से चुपचाप बाहर आ जाती है। सो वी आर डन विद आवर पॉइंट फर्स्ट हियर। इस पॉइंट फर्स्ट को हमने उसी टेंपल इंसिडेंट से स्टार्ट किया जहां पर हमने हमारे पार्ट 2 को छोड़ा था, जहां पर उसको ह्यूमिलिएशन मतलब इंसल्ट को फेस करना पड़ा था, उस गार्ड के उन इंसल्टिंग, डेरोगेटरी और सार्कास्टिक रिमार्क्स को फेस करना पड़ा था, जहां पर उसने उसको इंसल्ट करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर का भी मेंशन निकाला। हालांकि उसको इतना तक कहा गया कि तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारे कोई बेटा भी है, कि अगर तुम्हारी औकात नहीं है टिकट खरीदने की तो तुम अपने बच्चों को साथ लाते ही क्यों हो। ऐसे ऐसे रिमार्क्स उसको वहां पर फेस करने पड़े थे, इसकी वजह से उसको काफी ह्यूमिलिएटेड, काफी ज्यादा इंसल्टेड फील करना पड़ा था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज Shiyoye's doubt, the old woman's scale and her son's emotional distance from her mother। कि उसकी हाइट में जब वो डिफरेंस आया तो यहाँ पे शियोये भी काफी कंफ्यूज हो गया, उसको भी डाउट होने लग गया कि क्या उसकी हाइट 110 सेंटीमीटर से कम है या ज्यादा है। और यहाँ पे वो एक बूढ़ी औरत से मिलता है, उसके साथ उसकी क्या बातचीत होती है, वो बूढ़ी औरत जो काफी सारे स्केल्स अपने पास में लिए बैठी थी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और यहाँ पे किस तरीके से कौन सा एक नया इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उस बेटे का अपनी मदर से बिल्कुल इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है, एक दूरी बन जाती है, एक भावनात्मक तनाव दोनों के बीच में आ जाता है। तो उसका क्या रीजन है, लेट्स रीड। After leaving the temple, Taoying tries hard to behave normally so that Shiyoye doesn't feel upset। जैसे ही वो टेंपल छोड़ के निकल गई थी, टेंपल से बाहर जैसे ही निकली ताओयिंग, तो ताओयिंग काफी नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करती है अपने बेटे के सामने, ताकि उसका बेटा अपसेट ना हो, उसके बेटे का मूड खराब ना हो। She simply tells him that they will simply go and play in the park instead। वो अपने बेटे को सिंपली कहती है कि क्या हुआ अगर हम टेंपल में नहीं घूम सके तो हम सीधा यहाँ से पार्क जाएंगे और पार्क में घूम लेंगे। बट द cheerful outing had already turned painful। लेकिन वो जिस आउटिंग के लिए निकले थे, जो टूर करने के लिए वो घर से निकले थे, वो टूर तो पहले ही रूइंड हो चुका था, पेनफुल हो चुका था, क्योंकि वो घर से टेंपल घूमने के लिए निकले थे और टेंपल के लिए उनकी जो जर्नी थी या फिर टेंपल पर पहुंचने के बाद उनका जो एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा पेनफुल था। तो ऑफ कोर्स ये पेनफुल एक्सपीरियंस उनका मूड खराब करने के लिए काफी था, लेकिन फिर भी ताओयिंग अपने बेटे शियोये के सामने चीयरफुल अपीयर होने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुमको उस टेंपल की बजाय एक पार्क में लेके जाऊंगी जहां पर मैं तुमको अच्छे से घुमाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मूड दोनों का ही खराब है। शियोये becomes quiet and distant as though something inside him has suddenly changed। लेकिन शियोये यहाँ पर पहले की तरह खुश, एक्साइटेड और चेयरफुल नहीं लग रहा, वो बिल्कुल चुपचाप है और अपनी मदर से काफी ज्यादा डिस्टेंट हो गया है, दूर हो गया है, उसने एक दूरी बना ली है। उसको देख के ऐसा लगा जैसे उसके अंदर अभी अभी कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, उसकी वजह से उसने अपनी मम्मी से एक डिस्टेंस बना लिया है, एक दूरी बना ली है। Taoying notices the little boy who once trusted her completely is now confused and suspicious।
ताओ यिंग को शियोये का बिहेवियर देख के ये नोटिस हो जाता है, ये समझ आ जाता है कि ये छोटा लड़का जो कि कभी मेरे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा किया करता था, ब्लाइंडली मुझे फॉलो किया करता था, अब बिल्कुल कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है, क्योंकि वो इंसिडेंट जो हुआ इसकी वजह से मेरे नेचर, मेरे बिहेवियर, मेरी क्वालिटीज को लेके इसके मन में एक कंफ्यूजन आ गया है और एट द सेम टाइम ये सस्पिशियस हो गया है मेरे बिहेवियर के ऊपर, मेरे कंडक्ट के ऊपर ये सस्पिशन करने लग गया है, शक करने लग गया है। As they walk further, Shihoye asks an old woman to measure his height, who was sitting beside a pair of scales used for measuring height and weight. जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो उसी रोड के किनारे पे शियोये को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके पास में काफी सारे स्केल्स थी और वो स्केल्स का यूज कर रही थी हाइट और वेट को मेजर करने के लिए, नापने के लिए। तो वो जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी हाइट को मेजर कर दीजिए, क्योंकि वो मेक श्योर होना चाहता था कि उसकी हाइट क्या 110 सेंटीमीटर से कम है या एक्चुअली ज्यादा है। अगर ज्यादा थी तो उसकी मदर हमेशा से उससे झूठ बोलती हुई आ रही है, बस में भी उसकी मदर ने उससे झूठ बोला, और अगर कम थी तो यहाँ पे उसके माइंड में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसको कहता है अपनी हाइट मेजर करने के लिए। She measures him and finally announces that he is 1 meter 11. वो अपनी मेजरिंग टेप निकालती है, उसकी हाइट को मेजर करती है और फाइनली जो रिजल्ट था उसको अनाउंस कर देती है कि ये जो शियोये, ये जो लड़का है, इसकी हाइट 1 मीटर 11 है, मतलब 110 सेंटीमीटर से इसकी हाइट 1 इंच ज्यादा है, इसकी हाइट है 111 सेंटीमीटर। Hearing this once again shocks Tao Ying and Shiyoye both deeply. She begins wondering whether she had seen a ghost or whether her son is somehow growing like a shoot of bamboo, becoming taller every few moments. तो यहाँ पे शियोये ने जैसे ही उस बूढ़ी औरत की बात सुनी जो कि रोड किनारे बैठी हुई थी, लोगों की हाइट को और वेट को मेजर कर रही थी, तो जैसे ही उसने शियोये की हाइट बताई कि उसकी हाइट 111 सेंटीमीटर है, मतलब 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो उसकी ये बात सुन के फिर से ताओ यिंग और शियोये दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। वो इस आइडिया के साथ बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं हो पाते कि एकदम से उसके बेटे की हाइट कैसे बढ़ सकती है। ताओ यिंग यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसका एक्सप्रेशन ऐसे हो जाता है जैसे कि उसने अपनी आंखों के सामने कोई भूत देख लिया हो, या फिर वो ऐसे सोचने लग जाती है कि उसका बेटा बिल्कुल एक बैम्बू की लकड़ी की तरह बढ़ रहा है, बांस की तरह बढ़ रहा है, जिसकी हाइट हर कुछ सेकंड्स में, हर कुछ मोमेंट्स में बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे ताओ यिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है, क्योंकि उसको एग्जैक्टली अपने बेटे की हाइट पता थी कि उसकी हाइट जितनी भी है लेकिन 110 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। लेकिन वहीं पे इस बूढ़ी औरत की बात सुनने की वजह से शियोये काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको ये कंफर्म हो जाता है कि उसकी माँ ने टेम्पल में उसके लिए टिकट नहीं खरीदी, ये जानते हुए भी कि उसकी हाइट 110 सेंटीमीटर से ज्यादा है। मतलब उसकी मम्मी ने झूठ बोला उससे, एक डिसऑनेस्टी की, इस वजह से वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। A painful change occurs in शियोये's behavior. इसी बात की वजह से, इसी रियलाइजेशन की वजह से शियोये के व्यवहार में एक बहुत ही दर्दनाक बदलाव हमें देखने को मिलता है। वो बदलाव क्या था? He suddenly runs away from his mother as if he no longer feels secure beside her. वो अपनी मदर से बिल्कुल दूर हो जाता है और काफी दूर भाग जाता है अपनी मदर से। उसकी हरकतों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि अब वो अपनी मदर के साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं है, अब उसको अपनी मदर के पास सेफ, सिक्योर और सुरक्षित महसूस नहीं होता। हाइट की रियलाइजेशन की वजह से शियोये को ये डर कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसकी मदर एक लायर है, झूठी है, चीटर है, डिसऑनेस्ट है, जिसने उससे झूठ बोला सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। तो यहाँ पर इसी रियलाइजेशन की वजह से वो अपनी मम्मी से काफी दूर भाग जाता है। This emotional distance becomes more painful than the ticket issue itself. यहाँ पर ये जो इमोशनल डिस्टेंस दिखाया गया है, भावनात्मक दूरी जो एक माँ और बेटे के बीच में दिखाई गई है, ये काफी ज्यादा दर्दनाक है, पेनफुल है, उस इशू से भी ज्यादा जो इशू टिकट की वजह से हो गया था। Later the old woman explains about his scales that they are fitness scales. They are adjusted to make people look taller and slimmer because modern society considers tallness fashionable. बाद में जब ताओ यिंग उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचती और उससे रियलिटी जानने की कोशिश करती है, क्योंकि ताओ यिंग को तो ये बात कंफर्म थी कि उसकी बेटे की हाइट 111 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, तो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ, उसकी हाइट 111 सेंटीमीटर कैसे हो गई अचानक से। तो वो बूढ़ी औरत अपनी स्केल्स के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है, बताना स्टार्ट करती है कि उसकी जो स्केल्स है वो फिटनेस स्केल्स हैं, मतलब किसी भी फिट आदमी का जो मेजरमेंट होता है, मेरी स्केल सिर्फ वही मेजरमेंट लोगों को बताती है, उनको खुश करने के लिए। दे आर एडजस्टेड टू मेक पीपल लुक टॉलर एंड स्लिमर। मेरी स्केल्स को एडजस्ट किया गया है एक मेजरमेंट के ऊपर, ताकि वो लोगों को थोड़ा लंबा दिखा सके और पतला दिखा सके, क्योंकि आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो लंबे और पतले लोगों को ही कंसीडर करती है।
तो हर एक इंसान की ये डिजायर होती है कि वो टॉल दिखे, स्लिम दिखे। इसी वजह से मैंने लोगों को प्लीज करने के लिए, हैप्पी फील करवाने के लिए अपनी स्केल को एक मेजर पे सेट कर दिया है, जिससे लोगों की हाइट भी थोड़ी ज्यादा उनको महसूस हो और वो पतले भी लगे। इसी का रिजल्ट है कि उसके बेटे की हाइट इसने 111 सेंटीमीटर बताई, जो कि स्केल के अंदर पहले से एडजस्टेड थी। Although the explanation was simple, but Shioyi was too young to understand such complicated logic. हालांकि वो बूढ़ी औरत ने अपनी मेजरिंग टेप्स के बारे में, उन स्केल्स के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन दी थी ताओयिंग को, जो भी कुछ बताया था वो काफी सिंपल था, इजी टू अंडरस्टैंड था समझदार इंसान के लिए। लेकिन यहाँ पर ये सारे कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स को समझने के लिए, सोसाइटी के ये जो नॉर्म्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन सबको समझने के लिए शियो ये अभी काफी छोटा था। तो अगर उसकी माँ ताओयिंग या ये बूढ़ी औरत अगर शियो ये के सामने इन चीजों को एक्सप्लेन भी करती तो वो ये लॉजिक नहीं समझ पाता। When they return home, Tao Ying desperately tries to prove the truth by measuring Shioye again with her own tape, but he angrily refuses. अब जैसे ही वो माँ बेटे घर पे पहुंचते हैं तो ताओ यिंग काफी ज्यादा डेस्परेटली, काफी ज्यादा उत्सुकता से और जिद्दी होकर कोशिश करती है उस सच को शियोये के सामने प्रूव करने की, साबित करने की। वो उसको कहती है कि चलो मैं तुम्हारा मेजरमेंट हाइट का अपनी टेप से करती हूँ, तुम देखना तुम्हारी हाइट 110 सेंटीमीटर ही आएगी। लेकिन यहाँ पे शियोये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मम्मी को उसकी हाइट मेजर करने से मना कर देता है। He says emotionally, I don't trust you. If you measure me, I am bound to get shorter again. वो काफी इमोशनल हो जाता है और रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि अब मुझे आप पे कोई भरोसा नहीं है, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता। अगर आप मुझे फिर से अपनी स्केल से मेजर करेगी तो आई एम बाउंड, दैट मीन्स ये फॉर श्योर है कि मेरी हाइट फिर से शॉर्ट हो जाएगी, 110 सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि शियो ये इस बात को महसूस कर रहा था कि उसकी मम्मी जानबूझ के उसकी हाइट को कम बता रही है ताकि उनको टिकट ना खरीदनी पड़े। उसको ये फैक्ट यहाँ पे रियलाइज हो रहा था, इसी वजह से वो अपनी मम्मी से एक इमोशनल डिस्टेंस बना लेता है, दूरी बना लेता है। These words completely shattered Tao Ying's heart. शियोये के द्वारा बोले गए इन शब्दों को सुन के ताओ यिंग का दिल बुरी तरीके से शैटर हो जाता है, टूट जाता है। The measuring tape in her hand suddenly feels like a poisonous viper. उसके हाथ में जो मेजरिंग टेप थी, जिस टेप से वो अपने बेटे शियोये की हाइट को मेजर करना चाह रही थी, नापना चाह रही थी, फिर से उसके सामने वो ट्रूथ रिवील करना चाह रही थी, वो टेप अब उसको एक पॉइजनस वाइपर मतलब जहरीले सांप की तरह लगने लग गई थी। She realizes that her son now believes she lied simply to avoid buying him a ticket. अब इस फैक्ट को रियलाइज कर पा रही थी ताओ यिंग कि उसका बेटा अब ये मान बैठा है, इस बात पे बिलीव कर बैठा है कि उसकी मम्मी ने जानबूझ के उससे झूठ बोला ताकि उनको उसके लिए एक टिकट ना खरीदनी पड़े। This misunderstanding hurts her far more than the public insult at the temple. उसके बेटे शियोये के मन में अपनी माँ के बारे में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी, ये जो गलतफहमी पैदा हो गई थी, ये काफी ज्यादा हर्ट कर रही थी ताओ यिंग को, बजाय उस इंसल्ट के, जो ह्यूमिलिएशन, जो इंसल्ट उसको उस टेम्पल में फेस करना पड़ा था पूरी क्राउड के सामने। The emotional burden begins affecting her daily life too. यहाँ पे उसके बेटे के बिहेवियर की वजह से जो एक भावनात्मक दबाव महसूस कर रही थी ताओ यिंग, ये भावनात्मक दबाव, ये बर्डन उसकी डेली लाइफ को और उसके काम को भी अफेक्ट करने लग गया था, प्रभावित करने लग गया था। At work, distractedly and absent-mindedly, she burned cakes. अब जब भी वो उस फैक्ट्री के कैंटीन में काम करने के लिए जाती थी, केक्स को बेक करने के लिए जाती थी, तो वहां पर वो डिस्ट्रैक्ट रहती थी, उसका ध्यान कहीं और रहता था और काफी एब्सेंट माइंडेड रहती थी, मतलब काम पे फुल्ली फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड वो नहीं रह पाती थी। उसके माइंड में वही इंसिडेंट, उसके बेटे का बिहेवियर, उन दोनों माँ बेटे के बीच में आने वाला इमोशनल डिस्टेंस, ये सारी चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती थी। तो इन्हीं चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट होने के कारण वो कई बार केक्स को जला दिया करती थी, क्योंकि केक बेकिंग पे उसका ध्यान नहीं जाता था। Customers complained that the cakes are looking as if wearing camouflage uniform. तो जो कस्टमर्स आते थे उस फैक्ट्री के कैंटीन में खाना खाने के लिए, केक्स को लेने के लिए, तो वो कस्टमर्स उन जले हुए केक्स को देखकर कंप्लेन किया करते थे कि आपके बनाए हुए केक्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उन्होंने कोई कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पहन रखा हो। कैमोफ्लेज का मतलब होता है अपना रूप छुपाने के लिए कोई और ड्रेस या कोई और अटायर या कोई और कॉस्ट्यूम को पहनना या उससे अपने आप को ढक लेना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके केक्स ने कोई और रूप, कोई और कॉस्ट्यूम पहन रखा है, मतलब आपके केक का जो अपीयरेंस है वो काफी जला हुआ, काफी बिगड़ा हुआ लग रहा है। ताओ यिंग apologizes repeatedly, but her mind remains filled with painful memories of Shiyoye's distrust. तो यहाँ पे ताओ यिंग बार बार
रिपीटेडली अपने इन कस्टमर से माफी मांगती है, उनसे अपोलोजाइज करती है, लेकिन फिर भी अभी भी उसके दिमाग में वही सारी बातें भरी हुई है, वही दुख दर्द से भरी हुई यादें जो कि उसके बेटे के डिस्ट्रस्ट की वजह से आई है कि अब उसका बेटा पहले की तरह उसको ट्रस्ट नहीं करता, उसको सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं मानता, अब अपनी माँ के बिहेवियर में उसको झूठ, डिसऑनेस्टी, चीटिंग दिखाई देने लग गई है। तो यही सारी बातें अभी भी उसके दिमाग में भरी हुई थी और वो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। So, dear students, we are done here with the point number 2. यहाँ पर हमने बात की ताओयिंग के मन में उठने वाले डाउट के बारे में, अपनी हाइट को लेके उसके माइंड में जो डाउट था कि क्या वो 110 सेंटीमीटर से कम है या ज्यादा है, उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है जो रोड साइड पे बैठी हुई है, काफी सारी स्केल्स लेकर के हाइट और वेट को मेजर करने के लिए। और यहाँ पर उसके सामने जो भी ट्रूथ रिवील होता है वो काफी शॉकिंग होता है। उसकी वजह से वो अपनी मदर से एक इमोशनल गैप, एक इमोशनल डिस्टेंस बना लेता है और वही डिस्टेंस उसकी मदर को डीपली हर्ट करता है और उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है अपने काम से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, द इमोशनल लेटर, एंडलेस वेटिंग एंड रिविलेशन ऑफ फाइनल ट्रूथ। तो यहाँ पे एक इमोशनल लेटर लिखा जाता है ताओयिंग के द्वारा। किसको लिखती है, कैसे, किसकी हेल्प से लिखती है, वो अपन जानेंगे इस पॉइंट में। काफी लंबे टाइम तक इंतजार करती है उसके रिप्लाई का और फाइनली लास्ट में ट्रूथ का रिविलेशन होता है, ट्रूथ सबके सामने आता है। वो ट्रूथ क्या होता है, क्या ताओयिंग गिल्टी पाई जाती है या उसकी ऑनेस्टी रिवील होती है, वो हम देखेंगे इस पॉइंट में। सो लेट्स बिगिन। अनेबल टू बेयर द ह्यूमिलिएशन एंड हर सन्स ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट, ताओयिंग डिसाइड्स टू कंप्लेन टू द टेंपल अथॉरिटीज। अब फाइनली वो जो मेंटल ट्रॉमा था, वो जो इमोशनल बर्डन था और टेंपल में जो फेस करी थी उसने, ह्यूमिलिएशन, जो इंसल्ट फेस करी थी, वो सारी चीजें अब ताओयिंग के लिए बेयर कर पाना, सहन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। तो अब ताओयिंग ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो टेंपल अथॉरिटीज को एक कंप्लेंट लेटर लिखेगी। उस लेटर में वो ये बताएगी कि किस तरीके से उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया कि उसके बेटे की हाइट ज्यादा है, जबकि एक्चुअली उसके बेटे की हाइट 110 सेंटीमीटर से कम थी। तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो एक ऐसा लेटर टेंपल अथॉरिटीज को लिखेगी। More than proving herself innocent, she wants Shioye to believe that his mother is innocent. वो अपने आप को इनोसेंट या बेकसूर साबित करने से भी ज्यादा ये चाहती थी कि उसका जो बेटा है शियोये, वो इस बात पे बिलीव करे, वो इस बात पे ट्रस्ट करे कि उसकी मदर ऑनेस्ट है, उसकी मदर ने उस दिन टेंपल में किसी भी तरह की डिसऑनेस्टी या चीटिंग नहीं करी है। इसी को प्रूव करने के लिए वो ये लेटर लिखना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे उसके बेटे का जो डिस्ट्रस्ट है अपनी माँ के ऊपर, जो बढ़ता हुआ एक अलगाव है, इमोशनल जो गैप है, वो काफी ज्यादा ट्रॉमा दे रहा है ताओयिंग को। Since she is not confident in writing formal letters, she seeks help from a factory worker known as the writer, a man famous for getting his articles published in newspapers. हालांकि ताओयिंग यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, ज्यादा अच्छे से उसको फॉर्मल लेटर्स लिखना नहीं आता था कि अथॉरिटीज को या ऑफिशियल्स को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। तो यहाँ पे वो इतनी ज्यादा रिफाइंड नहीं थी, इस चीज में ज्यादा पॉलिश्ड नहीं थी। तो यहाँ पे वो हेल्प लेती है फैक्ट्री में काम करने वाले उसके एक कोवर्कर की, जिसको कि वहां पे राइटर के नाम से जाना जाता था। उस आदमी ने अपने पुराने दिनों में काफी सारे आर्टिकल्स उसके पब्लिश हुए थे न्यूज़पेपर्स के अंदर, इसीलिए वो राइटर के नाम से फेमस था पूरी फैक्ट्री के अंदर। तो उसी राइटर की हेल्प से वो फॉर्मल लेटर लिखना स्टार्ट करती है। द राइटर ट्रीट्स द कंप्लेंट लाइक एन इम्पोर्टेंट लिटरेरी पीस। वो जो राइटर था वो इस कंप्लेंट लेटर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास लिटरेरी पीस, साहित्यिक कृति, जैसे कोई कविता हो, जैसे कि कोई शॉर्ट स्टोरी हो, उसकी तरह ट्रीट कर रहा था। मतलब काफी सारी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मल लेटर लिखा जाना चाहिए, उसका ऐसा मानना था। He tells Taoying that an effective official letter must immediately attract attention, like a blinding light or an apple in a mound of potatoes. वो राइटर इस बात में खुद भी बिलीव करता था और वो ताओयिंग को भी बताता है कि अगर हमें कोई भी एक इफेक्टिव ऑफिशियल लेटर लिखना है अथॉरिटीज को या ऑफिशियल्स को, तो वो लेटर कुछ इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि उसको पढ़ते ही इमीडिएटली उन अथॉरिटीज का, उन ऑफिशियल्स का ध्यान उस लेटर के ऊपर जाए। जैसे कि कोई बहुत ही तेज चमकने वाली रोशनी आंखों पे किस तरीके से इफेक्ट डालती है और आपका अटेंशन कैप्चर कर लेती है, या फिर बहुत सारे पोटैटोज का एक माउंड है, एक हीप है, एक ढेर लगा हुआ है और उसमें आप एक एप्पल रख दो, तो वो एप्पल किस तरीके से आई कैचिंग चीज का रोल प्ले करेगा, वहां पर सबका ध्यान अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसी तरीके से, उसी अट्रैक्टिव मैनर में हमें एक ऑफिशियल लेटर लिखना चाहिए, उसका ऐसा मानना था। तो वो राइटर यहाँ पे ताओयिंग को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स
कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताता है जिससे कि उसका लेटर आई कैचिंग लगे, एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगे और लेटर खोलते ही उसकी इंफॉर्मेशन पे सीधा ध्यान जाए। He repeatedly says grieving soldiers always win, meaning emotional people always receive sympathy and support. वो राइटर कंटिन्यूसली ताओ यिंग को ये सच्चाई बताते रहता है कि जो ग्रीविंग सोल्जर्स होते हैं, वो सोल्जर्स जो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा अपने दुखों के बारे में, सफरिंग्स के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, तो वो हमेशा जीतते हैं। और वो अपनी इस बात से ये सजेस्ट करना चाहता है, जो लोग इमोशनल होते हैं, जो लोग अपनी कमजोरी या फिर अपनी जो कंप्लेन्स है, अपनी जो सफरिंग्स है, वो दूसरों के सामने शो करते हैं काफी इमोशनल तरीके से, उनको हमेशा ही लोगों की सिंपैथी मिलती है, सहानुभूति और सपोर्ट मिलता है। तो हमें भी हमारा लेटर काफी इमोशनल तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि हमें भी ऑफिशियल्स और पब्लिक का सपोर्ट मिल सके। अंडर हिज गाइडेंस द लेटर बिकम हाईली इमोशनल एंड पावरफुल। तो जिस तरीके से उस राइटर ने गाइड किया था ताओ यिंग को, ताओ यिंग ने वैसे वैसे उस लेटर को लिखा, सारे इन्फॉर्मेशन को काफी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया और वो लेटर लास्ट में काफी ज्यादा इमोशनल और पावरफुल बन जाता है भेजने के लिए। द लेटर सेज अबाउट द इन्फिनिट पावर ऑफ बुद्धा who had made a 5 years old boy grow 2 centimeters on the very instant, and also tells how an innocent mother was insulted publicly and how a small child's trust in his mother was shaken because of simple misunderstanding. तो उस राइटर के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स ताओ यिंग ने यहाँ पर ऐड की थी उस लेटर में इमोशनल तरीके से, वो सारी डिटेल्स हैं कि सबसे पहले उन्होंने बुद्धा के बारे में लिखा कि उस टेम्पल में जो स्टैचू है महात्मा बुद्ध का, उस स्टैचू के अंदर या फिर महात्मा बुद्ध के अंदर इतनी इन्फिनिट पावर है, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पावर है, जिन्होंने वहां पे 5 साल का एक बच्चा आया था, उस बच्चे की हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जैसे ही उस बच्चे ने उस मंदिर के अंदर कदम रखा। तो इस तरीके से वो उस लेटर की स्टार्ट करते हैं काफी शॉकिंग, काफी ज्यादा एंगेजिंग तरीके से। उसके बाद में वो बताते हैं कि किस तरीके से बुद्धा के द्वारा उस बच्चे की हाइट बढ़ाई जाने की वजह से, लेकिन एक माँ को वहां पे पब्लिकली इंसल्ट किया गया क्योंकि उसकी माँ का यही मानना था कि उसके बेटे की हाइट कम है, और किस तरीके से ये छोटा सा इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से एक छोटे बच्चे का जो विश्वास था अपनी माँ के अंदर वो बिल्कुल शेक हो जाता है, वो बिल्कुल टूट जाता है। नॉर्मल सी मिसअंडरस्टैंडिंग या महात्मा बुद्ध के द्वारा किया हुआ वो चमत्कार दोनों माँ बेटों के बीच में एक इमोशनल गैप, एक इमोशनल डिस्टेंस ला देता है। तो इस तरीके से, इस वे में एक इमोशनल तरीके से उस लेटर को तैयार किया गया। After posting the letter, Tao Ying begins waiting for the reply anxiously every day. अब उस लेटर को पोस्ट कर दिया गया है, टेम्पल अथॉरिटीज के पास भेज दिया गया है। लेटर को पोस्ट करने के बाद ताओ यिंग रोजाना काफी एंशियसली, मतलब काफी वरिड होके, काफी चिंतित होके उस लेटर के रिप्लाई का वेट करती है। She continuously reads newspapers, listens to the radio, imagines hearing about complaint publicly. वो उस लेटर का क्या रिप्लाई आया है ये जानने के लिए लगातार न्यूज़पेपर्स के अंदर देखती है कि कहीं उस लेटर का रिप्लाई पब्लिकली न्यूज़पेपर्स के अंदर तो पब्लिश नहीं किया गया है। वो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ती है, रेडियो के ऊपर न्यूज सुनती है कि उसके लेटर का रिप्लाई रेडियो पे तो अनाउंस नहीं हो रहा, और वो इमेजिन करती है कि किस तरीके से उसका लेटर एक बार उस टेम्पल की जो अथॉरिटी है वो पब्लिकली अनाउंस करेगी, पब्लिकली पढ़ेगी सबके सामने और इससे माफी मांगेगी, वो लोग अपोलोजाइज करेंगे। तो इस तरह से वो इमेजिन करती है, सपोज करती है। Suddenly one ordinary day, 2 elderly temple officials arrived at her house. She was feeling nervous and uncomfortable. तो यहाँ पे ताओ यिंग को उसके इंतजार का फल मिलता है, उसके एफर्ट्स यहाँ पे सक्सेसफुल रहे। एक दिन अचानक से 2 बड़े उम्र के टेम्पल ऑफिशियल्स, मतलब टेम्पल में काम करने वाले बड़े अधिकारी उसके घर पे आ जाते हैं। उनको देख के वो काफी नर्वस और अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि क्या ये लोग उसकी बात पर एग्री करने, उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं या फिर उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेने के लिए आए हैं। They behaved much politely and realized that Tao Ying was not deliberately trying to cheat anyone. लोगों ने काफी पोलाइट वे में बिहेवियर किया उसके साथ, काफी अच्छे से ताओ यिंग को ट्रीट किया और उन्होंने अपनी गलती महसूस की और एक्सेप्ट की कि ताओ यिंग उस दिन जानबूझ के किसी को भी या टेम्पल अथॉरिटीज को चीट करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो इस फैक्ट को वहां पर एडमिट करते हैं। Xiaoye's height was extremely close to the limit, and even a tiny difference in posture, shoes or measuring methods could change the result by 1 or 2 centimeters. उन्होंने ये माना कि हाँ ये बात सच है कि वहां पे टेम्पल में शियोये की जो हाइट थी वो बिल्कुल लिमिट के पास आ रही थी, मतलब 110-11 के बिल्कुल पास आ रही थी या उसको क्रॉस कर रही थी। लेकिन साथ ही में उन्होंने इस फैक्ट को भी एडमिट किया कि ये जो छोटा सा डिफरेंस है उसकी हाइट में, ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो किसी भी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हो सकता है।
अगर हम किसी गलत पोस्चर में खड़े हैं तो उसकी वजह से भी वो डिफरेंस आ सकता है, या फिर अगर हमने शूज पहन रखे हैं तो उसकी वजह से भी वो डिफरेंस देखने को मिल सकता है हाइट में, या फिर मेजरिंग टेप के अंदर अगर कोई मिस्टेक है, अगर वो लाइन ऊपर नीचे है, थोड़ी सी शफल है, या फिर वो मेजरिंग टेप अगर अनस्टेबल है, तो यहाँ पर काफी सारे तरीके हैं जिनकी वजह से हाइट मेजरमेंट के अंदर थोड़ा सा टाइनी डिफरेंस आ सकता है। तो अगर वहां पे शियोये की हाइट में ये माइनर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है तो उसका इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, और इन्हीं रीजंस की वजह से हो सकता है कि उसकी हाइट में वो 1 या 2 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिला। वो इस बात को एडमिट करते हैं। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंड ड्यू टू इनएक्यूरेट एंड इनकंसिस्टेंट मेजरमेंट। वो ये बात मानते हैं कि वहां पे गार्ड और ताओयिंग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो बहस हुई, जिसकी वजह से उनके बेटे को भी सफर करना पड़ा और ताओयिंग अभी तक सफर करती आ रही है, वो इनएक्यूरेट और इनकंसिस्टेंट मेजरमेंट टेप की वजह से हुई है। और उसी इनएक्यूरेसी की वजह से, उसी गलती की वजह से यहाँ पर ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। वो इस फैक्ट को एडमिट करते हैं। एट लास्ट ताओयिंग्स डिग्निटी इज रिस्टोर्ड। फाइनली जब उन लोगों ने इसको ऐसा बयान दिया, उन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, तो यहाँ पे ताओयिंग काफी रिलीव्ड फील करती है, रिलैक्स हो जाती है। अब ताओयिंग की जो डिग्निटी है, उसका जो सम्मान है, कोई भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो वापस से रिस्टोर हो जाती है, उसको वापस मिल जाती है। तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग उसके अंदर आती है। They finally offered her a $5 bill or 2 free tickets to the temple as a realization of their mistake, but she refuses to accept any. तो फाइनली वो जो टेम्पल ऑफिशियल्स, टेम्पल से जो अधिकारी आए थे, उन्होंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया, उन्होंने अपनी गलती को माना, और एज अ कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति के रूप में या फिर अपनी गलती के रियलाइजेशन के तौर पे उन्होंने 2 चीजें ऑफर करी ताओयिंग को। उन्होंने एक तो $5 का बिल दिया, क्योंकि वहां पर मंदिर में जो टिकट्स बिक रही थी उनमें से एक टिकट की प्राइस थी $5, जो कि हमने पहले भी चैप्टर में मेंशन किया है। और दूसरी चीज जो उन लोगों ने ताओयिंग को ऑफर करी वो थी टेम्पल तक घूमने जाने के लिए 2 फ्री टिकट्स उन्होंने ऑफर करी थी। लेकिन यहाँ पे ताओयिंग जो है वो उन दोनों चीजों में से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। She only demands if they could tell her son what the real truth is. वो सिर्फ इस बात की डिमांड करती है उन अधिकारियों से, उन ऑफिशियल से, कि अगर आप मेरे बेटे के सामने वो सच्चाई बता सके कि एक्चुअल रियलिटी क्या थी, मंदिर में एक्चुअली क्या हुआ था, उसमें मेरी गलती थी या नहीं, वो चीज के लिए मैं आपकी काफी ग्रेटफुल रहूंगी। इन चीजों के बदले आप मेरी वो हेल्प करिए। मतलब यहाँ पे ताओयिंग को इन रिवॉर्ड्स की कोई डिजायर नहीं थी, वो सिर्फ ये चाहती थी कि उसके बेटे के सामने सच्चाई आए कि उसकी माँ ने उससे झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पे वो अधिकारियों की हेल्प लेती है और वो कहती है अगर आप कहेंगे तो मेरा बेटा इस बात को जरूर एक्सेप्ट करेगा। तो वो कहती है कि इन रिवॉर्ड्स के बदले मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे को जाके रियलिटी बताएं कि एक्चुअली उस दिन उस टेम्पल में क्या हुआ था और उसमें किसकी गलती थी। उन टेम्पल ऑफिशियल्स ने वैसा ही किया, उसके बेटे के सामने सच्चाई बताई। And more importantly, Shiyoye slowly begins understanding that his mother had never lied to him intentionally. और धीरे धीरे ताओयिंग को भी इस बात पे बिलीव होने लग गया जब उनको उन ऑफिशियल्स ने बताया कि इसमें तुम्हारी मदर की कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पे शियोये भी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करने लग जाता है कि उसकी मदर ने कभी भी इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के उससे झूठ नहीं बोला। उसकी माँ ने कभी भी उसकी हाइट के बारे में उससे झूठ नहीं बोला ताकि वो कुछ पैसे बचा सके। ये सारा झूठ है, ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ पे ये बात शियोये समझ जाता है। द स्टोरी एंड्स क्वाइटली एंड रियलिस्टिकली। यहाँ पे इस स्टोरी की जो एंडिंग है वो काफी शांति से हो जाती है और काफी रियल वे में होती है, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी रिवेंज के। और ये एंडिंग काफी रियलिस्टिक लगती है, रियल लगती है, नॉट विद द ड्रामेटिक पनिशमेंट और रिवेंज। इस चैप्टर की एंडिंग में किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं होता, किसी को भी लास्ट में कोई तरह की पनिशमेंट नहीं मिलती, ना ही किसी के अंदर रिवेंज लेने की फीलिंग रहती है, बट विद अ रीअटेनमेंट ऑफ अ मदर्स ऑनर एंड अ चाइल्ड्स ट्रस्ट। लेकिन यहाँ पे वापस मिल जाता है इस चैप्टर की एंडिंग में एक मदर को अपना खोया हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ऑनर, और एक बच्चे का जो ट्रस्ट है, जो पहले डिस्ट्रस्ट में बदल चुका था, वो ट्रस्ट भी उसको वापस मिल जाता है। So, dear students, we have come to the end of our chapter. This is it for today. We have divided our chapter 1 centimeter written by Bishumin in 3 parts. So, if you want to understand the whole story, you will have to go through all the 3 parts. We will meet you tomorrow in our next video where we will be discussing some important questions with answers of the same chapter 1 centimeter. Till then, goodbye, have a nice day and enjoy your life. And if you find this video helpful, don't forget to share, subscribe and like. Thank you very much.